previous we had discussed the acute otitis media. Today we will discuss about the chronic otitis media. क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया को हम क्रोनिक स्पोरेटिव ओटाइटिस मीडिया के नाम से भी जानते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं CSOM। इसमें आगे देखते हैं, इट इज़ द क्रोनिक इन्फेक्शंस ऑफ द मिडल ईयर क्लेफ्ट म्यूकोसा। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद हमने ट्रीटमेंट दे दिया और ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता था। लेकिन क्रोनिक इन्फेक्शन में कब आता है? जब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया ठीक नहीं होता है और 3 मंथ के बाद भी वो शो होता रहेगा, जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं शो होंगे, तो वो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के अंडर में आ जाता है। नेक्स्ट है क्रोनिक स्पोरेटिव ओटाइटिस मीडिया अकम्पनीड बाय कॉन्टिन्यूस और इंटरमीडिएट ओटोरिया। ओटोरिया मीन्स एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर एंड इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द मिडल ईयर। कहने का मतलब है कि जो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन में ईयर से लगातार या फिर इंटरमीडिएट पस निकलता रहेगा मिडल ईयर से, जो कि ऑडिटरी कैनाल से पस फिर बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्रोनिक स्पेसिफिक ओटाइटिस मीडिया, ट्यूबरकुलोसिस ओटाइटिस मीडिया और सिफिलाइटिक ओटाइटिस मीडिया। किसी स्पेसिफिक डिजीज़ जैसे ट्यूबरकुलोसिस या सिफिलाइटिस की वजह से ओटाइटिस मीडिया होना, उसे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। First, benign or tubotympanic type with central perforation of the eardrum. Next, dangerous or atticoantral type with attic and marginal perforation. In first, the disease is limited to the tympanic and eustachian tube. No complications occur as a rule. अगर परफोरेशन ईयर के सेंट्रल एरिया में जैसे टिम्पैनिक और यूस्टेशियन ट्यूब के बीच होता है तो ये ज़्यादातर डेंजरस नहीं मानी जाती है। Second, it is characterized by the presence of destructive cholesteatoma which may spread behind the ear cleft causing life-threatening complications. अगर परफोरेशन मार्जिनल यानी एटिकोएंट्रल साइड पर होता है तो यह बहुत डेंजरस हो सकता है, जिसके कारण क्या है? डिस्ट्रक्टिव कोलेस्टियोमा मतलब अबनॉर्मल स्किन का ग्रोथ हो जाना ईयर के मिडल ईयर पर ही शुरू होता है। यह बर्थ डिफेक्ट के कारण भी हो सकता है, पर ज़्यादातर ये रिपीटेड मिडल ईयर इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। एक बार हम फिगर देख लेते हैं इसमें। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में हमने 2 तरह से टाइप्स को डिवाइड किया था। फर्स्ट है बिनाइन जो कि सेंटर पे होता है, या आप देखेंगे सेंटर परफोरेशन यहाँ पे सेंटर में ही परफोरेट हो जाएगा। और जो सेकंड हमने देखा था वो डेंजर जो होता है वो मार्जिनल एरिया पे ही परफोरेट होता है। और अगर आप इस फिगर में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, जो एयर हवा भरी होती है इसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे इटियोलॉजी ऑफ द क्रोनिक स्पोरेटिव ओटाइटिस मीडिया कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के। फर्स्ट है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया विच फेल्स टू हील। अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जब ठीक नहीं हो पाता तो क्रोनिक कंडीशन में आ जाता है। नेक्स्ट है एक्यूट नेक्रोटिक ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया ज़्यादातर डैमेज होने की वजह से क्रोनिक कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि जब वो एक्यूट में ठीक नहीं होगा तो ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा, 3 मंथ से ऊपर हो जाएगा तो वो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन में आ जाता है। नेक्स्ट है ट्रोमेटिक लार्ज परफोरेशन। ट्रोमा होने की वजह से भी परफोरेट हो सकता है। नेक्स्ट है कंजेनाइटल कोलेस्टियोमा, बर्थ के टाइम से ही स्किन में ट्यूमर लाइक सब्सटेंस बन जाना। नेक्स्ट है पैथोलॉजी को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे हमने टाइप्स को डिवाइड किया था क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया को। फर्स्ट हमने डिवाइड किया था बिनाइन में, सेकंड किया था डेंजरस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैथोलॉजी बिनाइन की। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है? जो अभी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स डिस्कस किए थे, जैसे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की स्टेज जब हील नहीं हो पाती है तो फिर वह क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की स्टेज में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्रोसिस ऑफ द ईयर ड्रम पोर्शंस विच हैज़ पुअर ब्लड सप्लाई। ईयर ड्रम में ब्लड सप्लाई की कमी के कारण भी नेक्रोसिस हो जाएगा, जिसके कारण क्या है? नेक्रोसिस ऑफ द ओसिकुलर मतलब बोन के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है। और फिर स्क्लेरोसिस ऑफ द मैस्टोर बोन, और फिर क्या हो जाएगा? मैस्टोर बोन भी इन्फेक्शन, मैस्टोर बोन में भी इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोलिप फॉर्मेशन। जो एयर सेल्स होते हैं जो अभी हमने देखा था फिगर में, उसमें क्या होता है? डैमेज होने लग जाएगा। पोलिप क्या है? फॉर्मेट हो जाएगा और वहाँ पे क्या है? डैमेज होने स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेंजर। फर्स्ट है कोलेस्टियोमा फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? कोलेस्टियोमा में नॉन कैंसर जो सेल्स होते हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं स्किन में। नेक्स्ट है पोलिप्स एंड ग्रेनुलेशन।
नेक्स्ट है पोलिप्स एंड ग्रेनुलेशन में क्या है, पोलिप्स मतलब अबनॉर्मल टिश्यूज ग्रोथ होगी और ग्रेनुलस मीन्स ऑस्मोलाइक सब्सटेंस, ये सभी एक ही जगह मतलब मिडल ईयर में जाकर एक्यूमुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट है परफोरेशन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द ईयर ड्रम में परफोरेशन के बाद रिट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बाद कहता है पार्शियल और कंप्लीट डैमेज ऑफ द ओसिकल्स। जो ओसिकल सेल्स होती है वह आधी या पूरी की पूरी मतलब कंप्लीट डैमेज हो सकती है। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल स्टेजेस की। Clinical stage is also divided into two parts. First is benign perforation and second is dangerous perforations. In benign perforation, first point is active stage. Discharge is actively flowing. एक्टिव स्टेज में क्या होता है, कंटिन्यू फ्लो रहेगा डिस्चार्ज का। और क्विसेंट में क्या होता है, ईयर जो ड्राई है वो 6 मंथ तक कंटिन्यू रहता है। जो इनएक्टिव स्टेज क्या है, ईयर रिमेन्स ड्राई फॉर मोर देन 6 मंथ। ईयर ड्राई होने में 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम इसमें लग सकता है। सेकंड है डेंजरस परफॉर्मेशन। जो एक्टिव स्टेज और इनएक्टिव स्टेज है, डेंजरस में अगर वो बिनाइन में अगर ज़्यादा टाइम तक रह पाता है, इनएक्टिव स्टेज को पार कर जाता है, मोर देन 6 मंथ हो जाएगा, तो वो इनएक्टिव स्टेज के अंडर में आ जाता है। क्वेश्चन अगर क्या है 6 मंथ तक नहीं रहता है, उससे ऊपर बढ़ जाता है, तो वो एक्टिव स्टेज में माना जाएगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ द क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। फर्स्ट पॉइंट इज एग्जामिनेशन ऑफ द नोज एंड फेरिंग्स। स्टेशन जो ट्यूब होती है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, इसमें इसका पता लगाते हैं। नेक्स्ट है हियरिंग टेस्ट। हियरिंग टेस्ट में कहता है टू टेस्ट द वॉइस एंड टू चेक द डिफनेस अप टू द 6 डेसिबल हियरिंग लॉस देखते हैं। नेक्स्ट है रेडियोलॉजिकल ऑफ द mastoid. In this we check the mastoid bone, and next is testing the patency of the eustachian's tube, and in this we are using the ear drops. And next is automicroscopy to observe the perforation and cholesteatoma and polyps. Next is management of the benign perforation. First is adenodectomy, tonsillectomy and treatment of the sinusitis. इसमें अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी इन्फेक्शन होगा पहले उसे ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक एयर ड्रॉप। इसमें क्या है, एंटीबायोटिक एयर ड्रॉप हम ईयर में डालेंगे। नेक्स्ट है केमिकल कोटरी यूजिंग 50% ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। इसमें क्या होता है, हम इसमें केमिकल कॉटरी यूज़ करेंगे, जैसे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड 50% इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टीटी इंजेक्शन लगा सकते हैं, जैसे कि टेटनस को रोकने के लिए। नेक्स्ट इज़ टिम्पेनोप्लास्टी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में जो परेशानी हुई है उसको ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है मरिंजोप्लास्टी, इसमें रिपेयर करते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में जो भी डिफेक्ट हुआ था। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ द डेंजरस परफॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट इज सक्शन एंड क्लीनिंग ऑफ द कोलेस्टिटोमा। जो भी स्किन का जो अबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ हो चुकी थी स्किन में, उसका हम पहले जो आसपास का जो एरिया है उसको हम सक्शन करेंगे और उसको क्लीन करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सीजन पॉलिप्स एंड ग्रेनुलोमास। इसमें क्या होता है, कट कर देते हैं इसमें पॉलिप्स को, ग्रेनुलस को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है मेस्टोडेक्टोमी। ये एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें मेस्टोइड एयर सेल की जो डिजीज़ होती है उसको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है एटिकोटमी एंड एटिकोएंट्रोस्टोमी। जो इसमें जो साइड की जो वॉल डैमेज हो चुकी थी उसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है टिम्पेनोप्लास्टी, ईयर ड्रम को रिपेयर करके उसको ट्रीट किया जाता है, मतलब जो है टिम्पेनिक जो मेम्ब्रेन होती है उसको रिपेयर करते हैं इसमें। Now last is complication of the chronic otitis media. First point is mastoiditis. वो इन्फेक्शन जो मेस्टोड बोन को अफेक्ट करती है और यह ईयर के पीछे ही सिचुएट रहती है। मेस्टोड एब्सेस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मेस्टोडाइटिस, ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया दोनों की कंडीशन में अकर हो सकती है। नेक्स्ट है पेट्रोसाइटिस, इन्फेक्शन ये होती है टेम्पोरल बोन की। नेक्स्ट है लेब्रिंथराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर और नर्व क्योंकि ये इनर जो ईयर पोर्शन होता है वो ब्रेन से कनेक्ट होती है। नेक्स्ट है फेशियल नर्व पाल्सी, जब नर्व इन्वॉल्व होगी तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पर भी अफेक्ट पड़ता है, जैसे फेशियल नर्व और क्रेनियल नर्व बेबी। ये पार्शियल और कंप्लीट लॉस भी हो सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।